हेलो गाइस। हम लोग आज देखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहे थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली। इसमें हम देख रहे थे आरबीआई के कार्य, तो हमने आधे पढ़े थे। अब हम आगे के देखेंगे और आज देखेंगे वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। इससे पहले देखते हैं अपने फैक्चुअल क्वेश्चन। तो 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वैसे तो ये सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए योगा किससे जुड़ा हुआ है, इंडिया से, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ये डे मनाया जाता है, इसलिए इसको याद रखिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 29 जून को होता है सांख्यिकी दिवस। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए क्या है, आरबीआई कौन कौन सी कार्य करता है। तो देखिए इससे पहले एक चीज सोचिए, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, सरकार है, ठीक है। अब कोई सरकार क्या करती है, देश चलाती है, उसके साथ उसका जो पैसा है उसे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना। कहाँ रखेगी? जहाँ सबसे ज्यादा सेफ हो, जो सबसे बड़ा बैंक हो, है ना, उसके पास रखेगी। तो आरबीआई है वो सरकार का बैंक है, ठीक है, और ऋण प्रबंधक है, ठीक है। तो बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के ऋण का प्रबंधन करता है और गवर्नमेंट का बैंक भी है। देखिए रिजर्व बैंक सरकार के खातों की देखरेख करता है, इन्हीं खातों में धन प्राप्त करता है और इन्हीं खातों में से भुगतान करता है। देखिए क्या होता है ना, इकोनॉमी में ऐसे कुछ रट्टा मारने वाली चीजें नहीं होती है। इकोनॉमी को आपको समझना है, क्योंकि ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछेंगे और चार चीजें दे देते थे और एक आध चीज में कंफ्यूजन कर देते हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमी अच्छे से समझी होगी तब आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए रिजर्व बैंक सरकार के खातों की देखरेख करता है, उसकी जो सरकार होती है उसके भी अकाउंट्स होते हैं, है ना, तो उनकी देखरेख करता है। इन खातों में धन प्राप्त करता है और इनसे भुगतान करता है। अगर सरकार को कहीं भुगतान करना है और उसको अगर कहीं से धन मिलता है तो वो कहाँ, आरबीआई के उसमें सेफ रहता है। और देखिए सरकार के लिए आंतरिक ऋण जुटाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक किफ़ायती और सामयिक तरीकों का प्रयोग करता है। तो क्या करता है आरबीआई, सरकार के लिए जो उसको ऋण जुटाना होता है, उसको करने के लिए क्या है, कई तरीकों का प्रयोग करता है। जैसे जो किफ़ायती तरीके होते हैं उनका प्रयोग करता है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के लिए भी कार्य करता है तथा अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था करता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके लिए भी कार्य करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कार्य करेगा। और अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था करता है। अर्थोपाय अग्रिम क्या था, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, है ना। तो फिर भी एक बार बता देती हूँ कि जब सरकार को कम समय के लिए पैसों की अचानक ज़रूरत होती है, तो वो क्या करता है, अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह जारी करता है। तो इसी तरीके से क्या है, रिजर्व बैंक अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था करता है। रिजर्व बैंक सरकार के लिए ऋण प्रबंधक की भूमिका निभाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो लोन लेती है उसको मैनेजमेंट भी कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके अंतर्गत आरबीआई सरकार के ऋण की मात्रा, अवधि और स्वरूप का निर्धारण करता है। मतलब सरकार की जो ऋण लेगी उसकी मात्रा क्या, कितने टाइम के लिए, क्या स्वरूप होगा, स्थिर या अस्थिर दर, है ना, मतलब फिक्स्ड रेट होगा या नहीं, तो इसका निर्धारण करता है। इसके साथ ही आम लोगों को तथा संभाव्य निवेशकों को सरकार के आगामी ऋण संबंधी नीलामी की सूचना देता है, ठीक है। तो अब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि ये क्या कार्य करता है, सरकार का बैंकर है। दूसरा बैंकों का बैंकर है। अब देखिए क्या है कि इतने सारे गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं, है ना, तो उनको चलाएगा कौन, जो सबसे बड़ा बैंक होगा, और सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आरबीआई। तो क्या हो गया, वो बैंकों का बैंकर हो गया। इस तरह के इस कार्य के तहत आरबीआई बैंकों के लिए आवश्यकता पड़ने पर अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है। देखिए बहुत सारे बैंक है ना, अगर उनको ऋण चाहिए तो कौन देगा, ऑब्वियसली आरबीआई, ठीक है। तो इनके लिए अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है। बैंकों के लिए निधि अंतरण, फंड ट्रांसफर का एक सक्षम साधन उपलब्ध कराता है। तो देखिए क्या करता है, अगर फंड ट्रांसफर होना है तो उसके लिए कौन सा साधन होगा, ये भी उपलब्ध कराता है। बैंकों को नगद आरक्षित अनुपात अनुपात कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सीआर इत्यादि के माध्यम से बैंकों की मुद्रा उपलब्धता बनाए रखना, ताकि बैंकों के पास पर्याप्त तरलता हो तथा लोगों का बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास बना रहे। तो देखिए ये सब मैंने आपको पढ़ाया था पहले। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। तो देखिए सीआरआर, एसएलआर, इसमें क्या होता है, बैंकों को क्या करना होता है कि अपना कुछ जितना परसेंट बोलता है आरबीआई उतना परसेंट रखना पड़ता है, ठीक है। कैश में या जिसमें भी वो बोलेगा उसमें उनको अपने पास कुछ परसेंटेज रखना होता है बैंकों को। तो क्या होता है, ये परसेंटेज बताता है कि आरबीआई आपको
ये परसेंटेज बैंकों को अपने पास रखना है। इसके माध्यम से क्या होता है कि बैंकों के पास तरलता बनी मुद्रा उपलब्ध रहती है, तरलता बनी रहती है और लोगों का बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास भी बना रहता है। तो ये सारे कार्य करता है। एक तरीके से क्या है, ये याद रखिए कि बैंकों का बैंक है मतलब बैंकों को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है ये। अब देखिए बैंकिंग प्रणाली का नियामक, रेगुलेटरी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, मैंने भी आपको बताया कि उसका अभी बोला कि रेगुलेट करता है। तो देखिए बैंकिंग प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई जमाकर्ता के हितों की रक्षा करता है। तो क्या होता है, बहुत सारी देखिए अब बहुत सारे लोग हैं वो बैंकों में अपना पैसा रख रहे हैं, अगर उन्हें विश्वास नहीं होगा तो क्यों रखेंगे। तो बैंकों में विश्वास बना रहेगा, कैसे बना रहेगा, जब बैंक सही कार्य करेंगे। सही कार्य कैसे करेंगे, जब उनमें उनके नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। नियम कौन बनाएगा और उनके उन नियमों को देखेगा, पर्यवेक्षक का कार्य कौन करेगा, आरबीआई। ठीक है, तो बैंकिंग प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई जमाकर्ता के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, हमारे जो हित हैं, हम बैंक में पैसे डालते हैं, हमारे हितों की रक्षा करता है और ग्राहकों के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली का परिचालन करता है। जैसा ग्राहक चाहते हैं वैसा उस तरीके की प्रणाली का परिचालन करता है। ठीक है, इसके तहत बैंकों को लाइसेंस देना, पूंजी संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण, प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान कार्यक्रम, नए विनियमों की शुरुआत इत्यादि कार्य आते हैं। जैसे क्या करता है, नए बैंकों को लाइसेंस देना हो। ठीक है, और क्या है प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान यानी जो प्राइमरी सेक्टर है उनको ऋण देने की व्यवस्था करता है। ठीक है, और नए नियमों को बनाता है। इस तरीके से ये कार्य करता है। अब देखिए और क्या कार्य करता है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट। अब देखिए क्या है, विदेशों से भी पैसा आता है ना, विदेशी मुद्रा में। तो अब उसको कौन रखेगा, मतलब एक बेसिक तरीके से सोच के देखिए, उसको कौन रखेगा, उसको भी रिजर्व बैंक ही रखेगा। तो विदेशी मुद्रा का भंडार जो होता है उसका प्रबंधन करता है। ठीक है, उसका मैनेजमेंट करता है। क्या होता है ना, सबके पास सारे देशों के पास विदेशी मुद्रा रहनी चाहिए, ज़रूरी होता है। तो इसलिए उसका मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी है कि एकदम से विदेशी मुद्रा ख़त्म ना हो जाए या फिर जो भी है। तो उसका जो प्रबंधन है वो कौन करता है, आरबीआई। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी क्षेत्र में संबंध लेन देनों का नियमन और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के विकास में सहायता करता है। ठीक है, तो अगर विदेशी क्षेत्र में कुछ लेन देन हो रहा है ना, तो उसका नियमन करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के विकास में सहायता करता है। ये सारे कार्य कौन करता है, आरबीआई। विदेशी मुद्रा बाजार की सहजता और व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करना, देश में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और स्वर्ण भंडार का प्रबंधन करना। तो ये सारे कार्य भी आरबीआई करता है। अर्थव्यवस्था के लिए विकासकारी भूमिका, आप देखिए अर्थव्यवस्था के लिए एक तरीके से विकासकारी भूमिका भी निभाता है। कैसे, इसके अंतर्गत देश के वित्तीय बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु संस्थाओं की स्थापना करना। अब देखिए क्या होता है ना, बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा वित्तीय बुनियादी ढांचा है वो अच्छा होना चाहिए, तो उनके लिए संस्थाएं बनानी है। तो उन संस्थाओं की स्थापना कौन करता है, आरबीआई। वित्तीय सेवाओं की सुगमतापूर्ण प्राप्ति को बढ़ाना, अब जो है कि जो हमारी वित्तीय सेवाएं हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सबको मिले, है ना, गांव में भी मिले। तो इसकी व्यवस्था कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या है, काफ़ी सारे कार्य करता है। तो मैंने आपको बताया अभी इस बार कि वो सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है। ठीक है, बैंकों का नियमन करता है, अर्थव्यवस्था के लिए विकासकारी भूमिका निभाता है और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। ठीक है, अब आपको मुंह जबानी याद हो जाने चाहिए। अब देखेंगे हम वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, देखिए पहले तो मैं आपको बोलती हूँ कि नाम में ही सब रखा होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यापार करती हैं और साख सृजन का कार्य करती हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, पहली बात, जो मुद्रा और साख में व्यापार करते हैं। ये क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, ऋण देते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, व्यापार करती है और साख सृजन का कार्य करते हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, बैंक में 100 रुपये जमा किए। ठीक है, अब बैंक को पता होता है कि व्यक्ति अभी नहीं निकालेगा, मतलब अंदाजे से। तो वो क्या करते हैं, उस 100 रुपये पे आगे किसी को लोन दे देते हैं, है ना। फिर पता है कि वो अभी लोन का 50% ही लेगा, तो उस 50% जो बचा हुआ है उस पर किसी और को लेन देंगे। तो साख सृजन मतलब क्रेडिट का सृजन करता है कमर्शियल बैंक्स। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। देखिए ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में, याद रखिए दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हैं और अपनी जमा का निर्धारित प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो
के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। ठीक है, अनुसूचित से याद रखिए कि वो दूसरी अनुसूची में है और क्या करते हैं, अपनी जो उनकी जमा होती है उसका उनका 1% मतलब जितना भी लोगों ने पैसे देते हैं उसका 1% कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। जितना रिजर्व बैंक बोलता है कि इतना आपको रखना है। वो वाले बैंक कौन से हैं? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। इन दिए गए विवरणों का पालन ना करने वाले बैंक गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। ऑब्वियसली जो इन नियमों को नहीं मानते बैंक वो गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो गए। अब देखिए देशी बैंक क्या होते हैं। अभी ना बैंकिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं पहले कौन से टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए पहले ले रही हूँ। तो बैंकिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए देसी बैंक क्या होता है, डोमेस्टिक बैंक। ऐसे बैंक जिनका अधिकांश 50% से अधिक स्वामित्व प्रबंधन नियंत्रण भारतीय नागरिकों या उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं के पास हो, देशी बैंक कहलाते हैं। तो देखिए ऐसे बैंक जिनका मतलब ऐसे बैंक जिनका जो है 50% से अधिक स्वामित्व किसके पास है, भारतीय नागरिक के पास है, वो देसी बैंक कहलाएंगे, डोमेस्टिक बैंक। नाम से ही आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और विदेशी बैंक कैसे होते हैं, ऐसे बैंक जिनका अधिकांश स्वामित्व एवं प्रबंधन नियंत्रण विदेशी नागरिकों या उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं के हक में विदेशी बैंक कहलाते हैं। जिनका 50% से ज़्यादा स्वामित्व और प्रबंधन, ठीक है, किसके पास है, या नियंत्रण विदेशी नागरिक के पास है, वो विदेशी बैंक कहलाएंगे। अब देखिए क्या हुआ था ना, हिस्ट्री देखिए। 1955 में संसद द्वारा पारित भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई अधिनियम के माध्यम से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं पुनः नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना की गई। देखिए एसबीआई का पहले नाम एसबीआई नहीं था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसको चेंज करके 1955 में एसबीआई बनाया गया। इसका स्वामित्व रिजर्व बैंक को सौंपा गया। और कौन इसको देखेगा, रिजर्व बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। और देखिए 29 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये याद रखिएगा कि 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या होता है ना, अगर बैंक जितने बड़े होते हैं उतना उनको वो जोखिम उठाने की उनमें क्षमता होती है। जितनी उनमें जोखिम उठाने की क्षमता होती है उतना लोगों पे उन पे विश्वास होता है। तो बड़े बैंक देश के लिए ज़्यादा सही रहते हैं। पुनः 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अभी भी करा गया है। तो आप मुझे करंट में भी किया गया है, तो आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। एंड इन वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।